हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी विषय के वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या पहला है बहुविकल्पी का अंतस्थ व्यंजन की संख्या है, तो इसका ऑप्शन जो सी है यही सही उत्तर है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है अस्पर्श व्यंजनों की संख्या है। अस्पर्श व्यंजन तो इसकी संख्या 25 है। इसका ऑप्शन जो बी है यही सही उत्तर है। अस्पर्श व्यंजन जो होते हैं, जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें प्रत्येक 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। तो ऐसे ही पाँचों वर्ण के जो 5-5 जो वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं, इनको अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हुए निकलते हैं, यानी टच करके निकलते हैं, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रश्न संख्या तीसरा है निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। महाप्राण उसे कहते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण को महाप्राण कहते हैं। ऑप्शन ए है क, ख, यानी ख दूसरे नंबर पे आ रहा है तो ये महाप्राण है। प देखिए जो बी है ऑप्शन प, ये पहला वर्ण है, प वर्ग का पहला ही वर्ण है, इसलिए ये महाप्राण नहीं है। जो बाकी भी ऑप्शन देखते हैं, सी है ट, ठ दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये महाप्राण है। और डी है प, फ जो दूसरे नंबर पे ये भी आ रहा है वर्ण प वर्ग में, इसलिए ये भी महाप्राण है। तो इसका ऑप्शन बी है जो सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है कृष शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है दृढ़, बी है स्थूल, सी है कठोर और डी है मजबूत। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, स्थूल, यानी कृष का जो विलोम शब्द होता है स्थूल होता है। दृढ़ का देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है दृढ़ का विलोम होता है अदृढ़। बी दिया है कठोर का विलोम होता है मुलायम। और डी है मजबूत का विलोम हो जाएगा कमजोर। तो इसी के साथ इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है बहुविकल्पी का इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। ऑप्शन ए है लेखन, बी है गद्य, सी है पठन और डी है वाचन। देखिए जो लेखन, पठन, वाचन और सुनने को क्या कह सकते हैं, जो सुनना होता है ये सभी भाषाई कौशल है। लेकिन जो ऑप्शन बी है गद्य, ये जो है भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। उत्तर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या 4 होती है, जिनके नाम निम्न हैं, यानी अ, ई, उ और री ये हैं। ये ह्रस्व स्वर हिंदी के व्याकरण और उच्चारण के माध्यम से महत्वपूर्ण होते हैं। जो यही ह्रस्व स्वर होते हैं, यही इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है और इसी के द्वारा बाकी भी स्वरों का निर्माण होता है। इसी के द्वारा दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर आपस में मिलकर कुछ और स्वर भी बन जाते हैं, जिससे स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर सुधा नाम का खास महत्व है क्योंकि इसका मतलब शुद्ध, अमृत, कल्याण, बिजली आदि होता है। तो आप एक भी इसका कोई एक अर्थ लिख सकते हैं। जैसे सुधा का अर्थ होता है अमृत, ये भी सही है। और आगे है पंकज का भी पूछा था, तो पंकज शब्द का अर्थ कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल का फूल होता है। मुख्यतः जो होता है पंकज का सीधा अर्थ आपको लिखना होता है, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे कमल, ये भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। देखिए पिछले क्लास में 2023 के वर्ष 2023 में पूछा हुआ था कारक किसे कहते हैं और अपादान कारक के बारे में पूछा था, कारक चिन्ह पूछा था। यहाँ पे फिर कारक पूछ लिया और कर्ता कारक के बारे में पूछ लिया। तो इसे आपको 8 कारक, हिंदी में 8 कारक होते हैं, सबको पता होना चाहिए। तो उत्तर देखिए इसका कारक पहले आप हेडिंग देंगे, उसमें लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक में कर्ता वाक्य में कार्य को करता है, वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का
पता चलता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है। देखिए ये 8वां प्रश्न है, यानी अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो आप सीधे कारक के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद से सीधे आप लिख देंगे कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। ज़्यादा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है तो आप पढ़ लीजिए भले ही, लेकिन वहाँ पे 2 से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखेंगे अति लघुत्तरी में, क्योंकि समय बहुत कम रहता है और प्रश्न ज़्यादा रहते हैं। प्रश्न 18 प्रश्न पूछा जाता है और समय 1 घंटा रहता है। तो बाकी भी कारकों को आप देख लीजिए। 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण से या के द्वारा, संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए या को, अपदान कारक का चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का की के रारी रे नानी ने, अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में पै और पर, संबोधन का चिन्ह होता है हे अरे अहो अजी। इसके अलावा संबोधन को आप पहचानने के लिए जहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा वहाँ पे आप देखेंगे तो संबोधन ही होगा, संबोधन कारक होगा। प्रश्न संख्या 9 है, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। देखिए अति लघुत्तरी का प्रश्न, केवल नाम लिखना है आपको। उत्तर, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम निम्न है। पहला है बोलकर, दूसरा है सुनकर, तीसरा लिखकर और चौथा है पढ़कर। आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विराम चिन्ह को सरल भाषा में रुकना या ठहरना कहते हैं। जो चिन्ह लिखते, बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं। पढ़ते समय, पढ़ने नहीं है पढ़ते हैं, पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं या ठहराव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पे सिंपल सा बस आप जो पूछा है वो लिख देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ये अति लघुत्तरी का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। देखिए हम लोग जब राजन सीरीज पढ़ रहे थे, आप लोगों ने अगर जो राजन सीरीज का क्लास देखा होगा और नहीं भी देखा होगा खुद से, और जो राजन सीरीज पढ़े होंगे, तो उसमें किसी प्रश्न में लघुत्तरी में आया हुआ था, उसमें लिखा था कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता था। वहाँ हमने बताया था कि ये छोटे प्रश्नों में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पूछा हुआ है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है। मॉन्टेसरी विधि 3 से 6 वर्ष के बीच आने वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। इस वर्ष में सबसे पहले बच्चे जब रेखाएं खींचने में उनके साथ सधने लगे, मतलब रेखाओं खींचने में इंटरेस्टेड हों वो बच्चे, मतलब उनको अच्छा लगने लगे रेखाएं खींचने में, तो उनसे अक्षरों का आकार बनवाना प्रारंभ करना चाहिए मॉन्टेसरी विधि में। अगला प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, शिरोरेखा किसे कहते हैं। देखिए पिछली क्लास में भी ये पूछा हुआ था, फिर पूछ दिया। शिरोरेखा किसे कहते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। सेम प्रश्न पूछा था 2023 में। उत्तर है, देवनागरी लिपि के वर्णों में ऊपर लगाए जाने वाले रेखा शिरोरेखा कहलाती है। देवनागरी लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा लगाना अनिवार्य माना जाता है, अतः प्रत्येक शब्द पर शिरोरेखा अवश्य हो। शिरोरेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उदाहरण, शिरोरेखा ने नागरी की वैज्ञानिकता और कलापूर्णता दोनों को बढ़ाया है। यानी उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि शिरोरेखा का उदाहरण कुछ भी हो जाएगा। जो बस ऊपर जो लाइन खींच रहे हैं, ये ऊपर से जो टोपी पहनाते हैं हम लोग, वर्णों को एक साथ मिला के जो शब्द बनता है, इसी को शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे शिरोरेखा शब्द में ही देखिए या उदाहरण में देखिए, यहाँ पे ऊपर जो खींचा गया है इसी को शिरोरेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखन शिक्षण भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो इसे लेखन कौशल कहते हैं। लेखन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास एवं उसकी आत्म प्रकाशन तथा निर्णय शक्ति को प्रभावपूर्ण बनाना है। प्रश्न संख्या 14 है, सूत्रलेख का, यह भी प्रश्न पिछले क्लास में पूछा हुआ था, 2023 में पूछा हुआ था, सेम प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है, सूत्रलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। सूत्रलेख मतलब सुन के लिखा जाने वाले को सूत्रलेख कहते हैं। इसका महत्व बताना है, अर्थ और महत्व। उत्तर है, सूत्रलेख का अर्थ है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। सूत्रलेख में अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर बोले हुए वाक्य या वाक्यांश को लिखता है। सूत्रलेख में सुंदर लिखावट का तो महत्व होता ही है, किंतु इसके साथ ही भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। सूत्रलेख से श्रवण लेखन कौशल का अधिक विकास होता है।
देखिए श्रुतलेख में लिखावट का विकास होता ही है, कहने का मतलब है जब आप सुन के लिखेंगे तो लिखने का तो प्रैक्टिस होगा ही, हैंड राइटिंग तो सुधरेगा ही, इसके साथ भाषा का भी ज्ञान होगा, आपके शुद्धता का भी ज्ञान होगा, मात्रा का ज्ञान होता है। जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है, और जो गलती होगा तो उसको आप सुधारेंगे, उसके बारे में है। और श्रुतलेख जो है इसके अलावा सुनने की कौशल को भी बढ़ावा देता है। जब आप टीचर की बातों को सुनेंगे तो ध्यान से सुनेंगे कि क्या बोल रहा है, मुझे क्या लिखना है, तो इसमें श्रवण कौशल भी का भी विकास होगा। प्रश्न संख्या 15 है, उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर, उष्ण व्यंजन वो सभी वर्ण जिनका उच्चारण करते समय उक्त हमारे मुख या मुंह से उष्मा अर्थात गर्म वायु बाहर की ओर निकलती है, उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 यहाँ वर्षों नहीं है, वर्णों को उष्ण व्यंजन के रूप में जाना जाता है, जो निम्नलिखित है, जैसे कि स, श, श और ह। इन जो 4 वर्णों को उष्ण व्यंजन कहा जाता है। इसमें जो होता है मुख से वायु रगड़ खाते हुए मुंह से बाहर निकलती है, कॉन्टिन्यूसली काफ़ी देर तक इसमें रगड़ खाती है और उसके बाद बाहर निकलती है, जिससे वो वायु गर्म हो जाती है और उसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, किसी भी भाषा को साधारण रूप में लिखना लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है वह देवनागरी यहाँ में छूट गया, जिस लिपि में यहाँ में छूट गया है, आप लिख लेंगे, जिस लिपि में लिखा जाता है वह देवनागरी लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, दूसरा है प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह, तीसरा है अपरिवर्तनीय उच्चारण, और चौथा है उच्चारण और लेखन में एक रूपता, पांचवा है वर्णनात्मक लिपि, और छठवां है समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता। ये जो सभी विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि की हैं। आगे और भी दिया हुआ है। सातवां है गद्यात्मक लिपि, नौवां है अस्पष्टता, और 10वां है नियमबद्धता। ये सभी जो विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, विलोम, तुकांत एवं समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, पहला है विलोम शब्द, यानी विलोम किसे कहते हैं, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि अस्त का विलोम होता है उदय, अस्त मतलब जैसे सूरज जब अस्त हो जाता है तो उसको डूबने को अस्त कहते हैं, अस्त का मतलब होता है डूबना, और उदय का मतलब होता है उभरना या निकलना, तो इसका अस्त का विलोम हो जाएगा उदय, ये उदाहरण हो जाएगा विलोम का। दूसरा जो पूछा था तुकांत पूछा था। तुकांत शब्दों को हिंदी भाषा में ऐसे 2 शब्दों से जाना जाता है जिनके अंत का वर्ण समान होता है, जैसे पढ़ना, लिखना। तुकांत का एक जैसा बोला जाता है, शब्द के जो अंत वाला जो वर्ड होता है वो समान होता है। जैसे यहाँ नो ना है, पढ़ना में भी ना है और लिखना में भी ना है, ये दोनों समान है और एक जैसे पढ़ा भी जा रहा है, इसका साउंड सेम है, एक जैसा है, इसको तुकांत कहते हैं। नीचे दिया हुआ इसके बारे में, इन शब्दों में पढ़ना और लिखना का अंतिम वर्ण अक्षर ना है, यानी जो वही जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जो दोनों में समान है, इसलिए इसे तुकांत शब्द कहा जाता है। तीसरा जो इसमें पूछा था वो समानार्थी पूछा था, समानार्थी के बारे में भी बताना था। तो समानार्थी है वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समानार्थी नाम से ही, इसके शाब्दिक अर्थ से ही, अर्थ को शब्द को पढ़ने से ही पता लग रहा है, समानार्थी यानी समान अर्थ वाले, इसी को पर्यायवाची भी कहते हैं। जैसे कमल का समानार्थी शब्द हो जाएगा जलज, पंकज, सरोज आदि। प्रश्न संख्या 18 है जो कि इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है, सोहदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न देखिए पिछले क्लास में भी पूछा हुआ था, लेकिन उसमें शायद अति लघुत्तरी में पूछा हुआ था, यहाँ पे लघुत्तरी में पूछा हुआ है। तो पहला है अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है ऊपर जो बिंदी दिया जाता है उसी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार वे व्यंजन हैं जो स्वर के बाद आते हैं। नाक से अनुस्वार की आवाज़ निकलती है, जैसे पसंद, संभावना, अंतिम आदि। अनुनासिक जो है, अनुनासिक चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनमें मुख से अधिक तथा नासिका से कम ध्वनि निकलती है, यानी मुख और नाक से, नासिका है, नाक का अर्थ होता है नासिका से हवा निकलती है बोलते समय, उसको
अनुनासिक कहते हैं, यानी मुख से ज़्यादा निकलेगी हवा और नाक से थोड़ा कम निकलेगी। जैसे जैसे पढ़ते हैं गाँव काँच, इसको पढ़ने में मुख और नाक दोनों से हवा निकल रही है तब इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये अनुनासिक का उदाहरण है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी डीएलएड कर रहे हैं, और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।